नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जर्नल एंट्री का कुछ कॉमन क्वेश्चंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड बैंक ट्रांजैक्शन, कि बैंक से जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक के साथ जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम अपने बुक में, अपने जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नल एंट्री के थर्ड वीडियो में बैंक ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा हूं पहला ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड, कि हम बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करते हैं तो क्या एंट्री होगा। हमारा ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश और दूसरा बैंक। कैश हमारे पास से जा रहा है तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होगा हमारा। अब यहां पर सबसे पहले हमको देखना है कि दोनों अकाउंट किससे रिलेटेड है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और बैंक अकाउंट एक इंस्टीट्यूट है बैंक, और ये है पर्सनल अकाउंट। अब यहां पर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो हमारे पास से बिजनेस से कैश गया तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर बैंक रिसीवर है, जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसको हमें देखना है कि वो रिसीवर है कि गिवर। तो बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, बैंक यहाँ पर रिसीवर होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीवर है वो डेबिट होगा। फिर इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में नोट करेंगे। ये देखिए यहां पर डेट लिखेंगे, यदि कोई डेट हमको दिया हो तो। उसके बाद ट्रांजैक्शन का डिटेल्स, सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वाले को यहां से थोड़ा सा प्लेस छोड़कर लिखना पड़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट के सामने डेबिट में अमाउंट आ जाएगा रुपीज 10,000, क्रेडिट में भी रुपीज 10,000, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन बैंक में कैश डिपॉजिट करने का। अब मान लीजिए हमको किसी से चेक मिला और उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तब क्या एंट्री होगा। किसी से हमको चेक मिला और उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा। तो इसमें भी दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि हमने वो चेक बैंक में सेम डे डिपॉजिट किया या फिर कुछ दिन बाद। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको चेक मिला और हमारे पास समय नहीं था, हमने 4 दिन बाद डिपॉजिट किया। तो सबसे पहले सेकेंड ट्रांजैक्शन चेक रिसीव्ड। मान लीजिए हमको चेक रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश रुपीज 5,000 and
डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सेम डे, जिस दिन चेक मिला उसी दिन हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसमें यहां पर दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे देखिए। मुकेश से चेक मिल रहा है तो एक तो मुकेश का अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि वो हमको चेक से पेमेंट कर रहा है, तो एक मुकेश का अकाउंट। यहां पर कैश अकाउंट का कोई लेना देना नहीं, ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। अब यहां पर दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा बैंक, क्योंकि वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया सेम डे। तो दूसरा हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। और यहां पर दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, मुकेश अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है एंड बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट, दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, मुकेश भी और बैंक भी। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमको यहां पर फॉलो करना है, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमको मुकेश से चेक मिला और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर मुकेश गिवर है, वो हमको चेक दे रहा है और बैंक में हमने डिपॉजिट किया, बैंक रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीवर है, बैंक का अकाउंट डेबिट, मुकेश गिवर है वो हमको चेक दे रहा है, उसका अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर इसका जर्नल एंट्री हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट हमको करना है बैंक अकाउंट, बैंक रिसीवर है, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट। मुकेश गिवर है, मुकेश हमको चेक से पेमेंट कर रहा है, वो दे रहा है हमको चेक, तो टू मुकेश 5000 being check received and डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक हमको मिला और हमने बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये था सेम डे हमने डिपॉजिट किया। तब कि सेम डे डिपॉजिट करेंगे तो नेम ऑफ पर्सन जिससे चेक मिला है और दूसरा बैंक। अब मान लीजिए हमको चेक मिला आज और हमने उसको 4 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट किया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हम इमीडिएट उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाए, या चेक मिला बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, बाद में याद आया, बाद में जमा किए। तो ऐसे कंडीशन में जो एंट्री होगी वो दो अलग अलग एंट्री होगी। सबसे पहले चेक रिसीव की एंट्री और उसके बाद उसको बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री। दो अलग अलग एंट्री हमको बनाना होगा। मान लीजिए हमको किसी से 1 जुलाई 2018 को चेक मिला, 1 जुलाई 2018 को हमको चेक मिला, चेक रिसीव फ्रॉम मुकेश ₹5000। ये हमको चेक मिला 1 जुलाई 2018 को, लेकिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया 5 जुलाई। 5 जुलाई को हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमको मुकेश से मिला था उस चेक को हमने 5 जुलाई को बैंक में डिपॉजिट किया। अब यहाँ पर हमको दो अलग अलग ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी होगी। एक चेक रिसीव जिस दिन हुआ उस दिन का, और दूसरा जिस दिन चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको चेक रिसीव हुआ 1 जुलाई को मुकेश से, और चेक वो हमारे पास दुकान में पड़ा हुआ है, हमारे पास शॉप में पड़ा हुआ है, हमारे पास कैश बॉक्स में वो पड़ा हुआ है, हमने उसको बैंक में नहीं भेजा है। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। देखिए, एक तो मुकेश का अकाउंट, क्योंकि मुकेश हमको चेक दे रहा है, मुकेश ने चेक दे दिया तो मुकेश का तो अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके साथ हमारा लेन देन हो गया।
अब वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, वो चेक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने बैंक में भेजा ही नहीं अभी तक वो चेक को। वो हमारे पास शॉप में पड़ा हुआ है, हमारे कैश बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो वो चेक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो मुकेश से मिला था, वो इक्विवेलेंट कैश, यानी कि वो कैश के बराबर की वैल्यू है, उसकी वैल्यू उतने रुपए के कैश के बराबर है। तो हम ये मानेंगे कि जैसे हमारे पास उतना रुपए वो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है कैश बॉक्स में। तो दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट। तो पहला मुकेश, दूसरा कैश। ये कैश जो है उस चेक के लिए जो हमको मिला और हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो चेक की जो वैल्यू है इक्विवेलेंट कैश है, तो हम उसको कैश मानकर एंट्री करेंगे। और जब उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने भेजेंगे तो ये मानेंगे जैसे हमारे पास से वापस कैश गया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो यहां पर अभी मुकेश पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। मुकेश से हमको चेक मिला, मुकेश गिवर है, वो हमको चेक दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मुकेश गिवर है, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी हमको मुकेश से चेक मिला है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमको उतना कैश मिला, क्योंकि वो चेक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, तो हम कैश मानकर उसकी एंट्री करें कि हमारे पास उतना कैश पड़ा हुआ है। तो हमको कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट हो गया क्योंकि हमारे पास जो चेक आया वो दुकान में पड़ा हुआ है, वो इक्विवेलेंट कैश है। तो हमने ये माना कि हमारे पास इतना कैश आया, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसकी एंट्री जो होगी वो 1 जुलाई को होगी, 1 जुलाई 2018। यहां पर डेबिट है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश, मुकेश गिवर है, मुकेश का अकाउंट क्रेडिट हो गया। और चेक की अमाउंट 5000, चेक की अमाउंट 5000 टू मुकेश। अब इसका नरेशन हो जाएगा बी चेक रिसीव, क्योंकि अभी तक हमने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। बीइंग चेक रिसीव। अब इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेज रहे हैं 5 जुलाई को। अब उस दिन हमारे यहाँ क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? तो ये चेक जो हमारे पास आया था, हमने उसको कैश मानकर एंट्री किया था कि हमारे पास उतना कैश आया, क्योंकि वो चेक इक्विवेलेंट कैश था। अब हम इसको बैंक में भेजेंगे तो ये मानेंगे जैसे हमारे पास से उतना कैश बैंक में गया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक तो हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा हमारा अकाउंट इफेक्ट होगा बैंक, क्योंकि हम बैंक में भेज रहे हैं चेक डिपॉजिट करने के लिए। कैश अकाउंट रियल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा, तो ये माने जैसे हमारे पास से कैश गया, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये हमारे पास से कैश गया तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं, हमको डायरेक्ट फिर उसको जर्नल एंट्री में ही लिखना रहता है। ये केवल हम अपने समझ के लिए लिख रहे हैं। बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया तो बैंक रिसीवर है, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीवर है, बैंक का अकाउंट डेबिट। अब इसको भी हम उसमें जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे, तो हमारा एंट्री हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डेट था हमारा ये 5 जुलाई 2018, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक की अमाउंट तो वही है 5000 जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सेम ये अमाउंट
हमारा 5000 का जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है वो सेम अमाउंट 5000। चेक की अमाउंट तो वही है, चेक का अमाउंट कोई चेंज नहीं हो जाएगा पड़े पड़े। तो अब इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन था कि जब हमको चेक मिलता है और हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो पहले आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। जिस दिन हमको चेक मिला है उस दिन एंट्री हमारी ये बनेगी कि हम कैश मान करके, हमारे पास उतना कैश आया और वो पड़ा हुआ है तो उसको कैश मानकर एंट्री करेंगे और बाद में जब उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने भेजेंगे तब फिर हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा और ये मान करके हमारे पास से उतना कैश गया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका ये एंट्री होगा। और यदि चेक मिलता है और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो फिर केवल एक ही एंट्री होता है और उसमें आपका बैंक अकाउंट और नेम ऑफ पर्सन जिससे हमको चेक मिला। तो ये आपने जो देखा ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है बैंक से रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग कई बार पेमेंट करते हैं चेक से, तो चेक से पेमेंट करने पर उसका क्या है एंट्री होगा। यह तो चेक रिसीव का एंट्री हुआ। अब चेक से पेमेंट भी करते हैं, कई बार एक्सपेंसेस भी पे करते हैं हम चेक से, और कोई हमने एसेट्स परचेज किया चेक से पेमेंट किया, या किसी पर्सन को हमने चेक से पेमेंट किया, कोई उसको ओल्ड अमाउंट देना बाकी था और हमने चेक से पेमेंट किया। तो इन सब का एंट्री कैसे क्या होगा उस एंट्री को देखते हैं अपन। एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ₹1000। हमने 1000 एक्सपेंसेस चेक से पे किया। मान लीजिए हम इस एक्सपेंसेस का कुछ नाम दे देते हैं रेंट, रेंट पेड बाय चेक। हमने अपने दुकान का किराया चेक से पेमेंट किया ₹1000। तो यहां पर एंट्री हमारी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक रेंट और ये चेक हमने किसको दिया उस नाम से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस हम किसको पे कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में कभी भी नेम ऑफ पर्सन का कुछ इफेक्ट नहीं होता है। यदि नेम ऑफ पर्सन दे भी देगा तो भी उसका हमको कोई मतलब नहीं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोल देता कि रेंट पेड बाय चेक टू मदन, हमने मदन को चेक से रेंट पे किया तो भी यहाँ पर मदन के नाम का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एक एक्सपेंसेस का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कैश से पे किए तो कैश और चेक से पे किए तो यहां आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो हमने चेक से पेमेंट किया है तो ये आ गया बैंक अकाउंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट है और रेंट यहाँ पर एक्सपेंसेस है। और हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल जो अपन पढ़ चुके हैं पिछले हमारे वीडियो में कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस होते हैं वो हमेशा डेबिट एंड क्रेडिटेड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे। तो यहाँ पर रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, हम पे कर रहे हैं तो ये डेबिट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आपने चेक से पेमेंट किया तो पैसा अमाउंट तो आपके बैंक से जा रहा है, क्योंकि आप कैश तो नहीं दे रहे, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो यहाँ तो बैंक आपका गिवर हो गया, वो अमाउंट पे करेगा तो आपके बैंक अकाउंट से ये रेंट की अमाउंट जाएगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा गिवर होगा। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ बैंक गिवर है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि रेंट हमने चेक से पे किया, पैसा हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा तो यह बैंक गिवर। तो अब इस एंट्री को हमको लिखना है तो इसको हम लिखेंगे
पहले डेबिट वाले को लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ₹1000 being रेंट पेड। किसको पे किए तो उसका नाम दिया हो तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कि रेंट पेड टू मदर या कुछ भी, लेकिन जर्नल एंट्री में इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन कभी भी नहीं आता नॉमिनल अकाउंट के साथ, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस का अकाउंट इफेक्ट होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट अलग से ओपन होता है, यहाँ नेम ऑफ पर्सन से कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज की, जैसे मान लो हमने अपने दुकान के लिए फर्नीचर परचेज किया या कोई गुड्स परचेज किया और उसका हमने चेक से पेमेंट किया, तब क्या एंट्री होगा? जैसे देखिए, गुड्स परचेज ₹5,000 एंड फर्नीचर परचेज of ₹2,000 and payment made by check, चेक से हमने पेमेंट किया, हमने गुड्स भी परचेज किया और हमने फर्नीचर भी परचेज किया और चेक से हमने पेमेंट कर दिया। अब यहां पर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, सबसे पहले हमको वो देखना है। तो यहां पर हमने गुड्स परचेज किया है और गुड्स के लिए जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स के लिए हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट। तो गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट आ गया यहां पर। नेक्स्ट, फर्नीचर भी परचेज किया, लेकिन फर्नीचर हमारे बिजनेस का गुड्स नहीं है, फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है, क्योंकि हमने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो यहां पर परचेज अकाउंट नहीं आएगा, यहां पर फर्नीचर अकाउंट आएगा। ये हमारा फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद इन दोनों का हमने पेमेंट चेक से किया तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने तो चेक दे दिया, चेक से पेमेंट कर दिया, तो हमारा तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। सामने वाला बैंक में जब चेक डिपॉजिट करता रहेगा, हमने तो चेक से पेमेंट आज कर दिया, तो हम अपना बैंक अकाउंट इमीडिएट उसको इफेक्ट करेंगे। तो यहां पर परचेज रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है एंड बैंक पर्सनल अकाउंट। अब इसमें परचेज और फर्नीचर दोनों रियल है, दोनों का रूल सेम फॉलो होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने गुड्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो दोनों बिजनेस में आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों को हम डेबिट करेंगे। जाता है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, तो ये दोनों आ रहे हैं, इसलिए डेबिट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट है, उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ तो बैंक गिवर होगा, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक से पैसा जाएगा, तो हम तो यही मानेंगे कि हमने आज पेमेंट कर दिया चेक से, तो यही मानेंगे कि हमारा पेमेंट हो गया। तो बैंक यहाँ पर गिवर, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक से पैसा जा रहा है, चेक से पेमेंट किए तो बैंक हमारा गिवर हो गया। अब इसको, इस ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। ये जर्नल में एक जो कॉलम होता है लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, ये कॉलम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। जब पेज नंबर हमको मालूम हो कि जर्नल को लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका पेज नंबर क्या है, यहां पर ये हमारे लिए अभी कोई यूज नहीं है। अब सबसे पहले डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट परचेज किए देखिए 5,000, 5,000 का हमने गुड्स खरीदा था। फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, इसमें फर्नीचर का नाम आएगा। कोई भी एसेट्स हम खरीदेंगे तो हमेशा एसेट्स का ही नाम आएगा, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे प्लांट या मशीन हो, या लैंड एंड बिल्डिंग हो,
कुछ भी एसेट्स परचेज करो तो एसेट्स का नाम, वहां पे परचेज का नाम नहीं आएगा, वो केवल गुड्स के लिए यूज होता है परचेज। अब हमने इन दोनों का चेक से पेमेंट किया तो ये बैंक टोटल हमारा बैंक से पेमेंट हो गया 5 और 2 7, 7,000 7,000 being payment made by check। आप चाहें तो उसको और डिटेल में लिख सकते हैं कि being goods purchased, being goods and furniture purchased and payment made by check, ऐसा और डिटेल में लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नरेशन, नरेशन मतलब हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा ये ट्रांजेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। तो आज हमने आपको बैंक के कुछ मेन ट्रांजेक्शन बताए, लेकिन अभी हमारे बैंक के कुछ और ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, जैसे चेक का डिसऑनर हो जाना और बैंक चार्जेस जो बैंक हमारे अकाउंट से चार्ज करती है, बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करती है या इंटरेस्ट ले लेती है, तो इन सब की कुछ एंट्री और बची हुई है जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बैंक ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको आप आगे शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।